नमस्कार विद्यार्थियों। गर्भावस्था के दौरान विभिन्न असामान्यताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे जो लास्ट क्लास में। उसमें हमने देखा कि गर्भावस्था के दौरान मम्मीफिकेशन हो जाता है, मैस्चुरेशन की क्रिया हो जाती है या एबॉर्शन की क्रिया हो जाती है। तो इनको हमने पढ़ा लास्ट क्लासेस में, मम्मीफिकेशन के बारे में, मैस्चुरेशन के बारे में और एबॉर्शन के बारे में। आज जो है हम गर्भावस्था के दौरान असामान्यता के जो है उसके अंतर्गत आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा हाइड्रोप्सी। हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। और H2O से तात्पर्य है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है, उसका मतलब क्या होता है? जल। तो कई बार क्या होता है कि फीटस के जो चारों तरफ घेरे में भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं या फीटस के खुद में जो फ्लूइड है वो बढ़ जाता है और जिसे हम जल भराव की समस्या या हाइड्रोप्सी की समस्या कहते हैं, ठीक है। फीटस के चारों तरफ जो भ्रूणीय झिल्लियां हैं उनमें उपस्थित जो द्रव्य है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाएगा, या फिर फीटस के अंदर ही किसी भाग के अंदर जो है द्रव्य एकत्रित होने लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोप्सी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोप्सी कहते हैं। अब हाइड्रोप्सी में हम जैसे अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे एक है हाइड्रो एलेंटोइस। हाइड्रो एलेंटोइस क्या होता है? एलेंटोइस एक झिल्ली है जिसके अंदर एलेंटोइक फ्लूइड भरा रहता है। ये एलेंटोइक फ्लूइड जो है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस वजह से क्या होगा? फीटस का तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी और अंदर ही अंदर क्या है? फ्लूइड ज्यादा मात्रा में बढ़ता रहेगा, जिसको हम हाइड्रो एलेंटोइस कहते हैं। ऐसी ही एक और टर्मिनोलॉजी है हाइड्रो एमनियन। इसमें क्या होता है? एमनियन झिल्ली के अंदर जो भरा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसको एमनियन घेरे रहती है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है फीटस को शॉक से बचाता है। कई बार क्या होता है? इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में ये एकत्रित हो जाता है एमनियन झिल्ली के अंदर, और इससे क्या होता है? फीटस पे दबाव पड़ेगा और फीटस की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और ये जो एमनियन है उसके अंदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती रहती है। तो ये तो भ्रूणीय झिल्लियों में देखा आपने कि भाई अगर भ्रूणीय झिल्लियों के अंतर्गत जो जल भराव की समस्या ज्यादा हो जाती है उनसे संबंधित। अब कई बार क्या होता है? जो फीटस है, शिशु जो है, उसके अंदर ही कई बार क्या होता है? फ्लूइड बढ़ जाता है। जैसे कि सिर वाले भाग के अंदर कई बार जो फीटस के सिर वाले भाग के अंदर फ्लूइड की मात्रा एकत्रित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस कंडीशन। हाइड्रोसिफेलस यानी जो सिर का जो फ्लूइड है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, और जैसे नॉर्मल ये जो काफ जो है नॉर्मल इस प्रकार का जो काफ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पे इस प्रकार से आपको बढ़ा हुआ ऐसी कंडीशन जो है वो मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस कंडीशन, ठीक है। ऐसे ही कई बार क्या होता है? थोरेसिक जो कैविटी है, थोरेसिक गुहा के अंदर फ्लूइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि थोरेसिक जो कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे ही कई बार क्या है? जो आपकी उदर गुहा है, शिशु की जो उदर गुहा है उसके अंदर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एसाइटिस। ये रोग तो हमने मेडिसिन के अंदर भी पढ़ेंगे, हाइड्रोथोरैक्स, यानी ये बाद में भी होते हैं, लेकिन फ्लूइड जो है भ्रूणीय अवस्था के दौरान या गर्भावस्था के दौरान भी इनके अंतर्गत ये समस्याएं पैदा हो सकती है। तो ये एसाइटिस क्या है? उदर गुहा के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज्यादा एकत्रित हो जाना, इनको क्या बोलते हैं? एसाइटिस बोलते हैं। या फिर कई बार क्या होता है? पूरे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, यानी स्किन के नीचे का जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उसमें फ्लूइड की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एनासार्का। उस कंडीशन को बोलते हैं हम एनासार्का कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न
जल भराव की समस्याएं हैं, जिसके अंतर्गत या तो जो भ्रूणीय झिल्लियां हैं उनके अंतर्गत फीटल फ्लूइड जो है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, भ्रूणीय झिल्लियों के द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, या फीटस के अंदर कई बार क्या है जल भराव की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जब गर्भावस्था के दौरान फीटस वृद्धि करता है तो ये समस्याएं पैदा होने से फीटस की उतनी वृद्धि नहीं हो पाती, और या फिर एबनॉर्मल जो वृद्धि है, जैसे सिर वाले भाग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, या पेट के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी बढ़ जाएगा, छाती वाले जो थोरेक्सिक भाग के अंदर है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी बढ़ जाता है। तो ये समस्याएं जो है वो कई बार पैदा हो जाती हैं, तो इनकी वजह से फीटस जो है उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, डिस्टोकिया की कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये भी गर्भावस्था के दौरान एक प्रकार की असामान्यता है, जिसकी वजह से फीटस डेड हो सकता है, मृत हो सकता है, या फीटस की असामान्य से एक वृद्धि हो सकती है। तो ये विभिन्न प्रकार की असामान्यताएं हैं जो फीटस के साथ होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से फीटस की मृत्यु हो जाती है, और जो पशु है उसमें इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा होती है। अब गर्भावस्था के दौरान ही कई बार क्या है कि प्रोलैप्स की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रोलैप्स का मतलब क्या है, जो जननांग है उनका बाहर टूटे होकर बाहर की ओर विस्थापन हो जाना, उसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स। ये प्रोलैप्स भी जिन जिन अंगों का होता है उस प्रकार से हम इसको, जैसे सिर्फ वेजाइना का अगर हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं वेजाइनल प्रोलैप्स। सर्विक्स का हो, सर्विक्स तक के भाग का हो रहा है सर्वाइकल प्रोलैप्स, और कई बार क्या है यूट्रस भी उल्टा होकर बाहर आ जाता है, जिसको बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये प्री पार्चुरेंट इनके होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा होती है। प्री पार्चुरेंट यानी गर्भावस्था के दौरान ही, गर्भावस्था प्रसव से पूर्व जब अंतिम माह की गर्भावस्थाएं होती हैं उस समय ये होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं प्री पार्चुरेंट, यानी पार्चुरेशन से पहले गर्भावस्था के दौरान ही। और यूट्राइन प्रोलैप्स है उसकी संभावना क्या रहती है, सामान्यतः जैसे ही प्रसव हो जाता है उसके तुरंत बाद में इसके होने की संभावना, यानी पोस्ट पार्चुरेंट जो है इसकी संभावनाएं ज्यादा रहती है। हालांकि ये पहले भी हो सकता है लेकिन बहुत कम स्थितियों में होगा, पहले जो है इन्हीं की संभावनाएं जो है वो ज्यादा रहती हैं, वेजाइनल प्रोलैप्स या सर्वाइकल प्रोलैप्स की संभावना। यूट्राइन प्रोलैप्स जो है वो सामान्यतः है पोस्ट पार्चुरेंट स्थितियों के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई प्रोलैप्स की स्थिति क्या होती है और इसका क्या हम उपचार कर पाते हैं। जो वेजाइनल प्रोलैप्स है या सर्वाइकल प्रोलैप्स है, ये क्या होते हैं कि गर्भावस्था के दौरान, अंतिम अवस्था के दौरान जो है इनके होने की संभावना जो है वो ज्यादा रहती है। इनके होने की संभावनाएं जो है वो गर्भावस्था के अंतिम समय के दौरान इनकी संभावना जो है वो ज्यादा रहती है, जबकि यूट्राइन प्रोलैप्स जो है वो क्या होता है पोस्ट पार्चुरेंट स्थिति के अंदर होता है, ठीक है। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जो पशु जिनके पीछे का जो भाग है, ठीक है, वो ऐसे ढालनुमा होगा, जैसे कि हमारे जो कुछ गाय हैं देसी, साहिवाल हुआ, ठीक है, गिर हुआ, इन गायों को आप देखते हो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो पीछे वाला भाग जो है वो ऐसे ढालनुमा होता है, ठीक है। ऐसे ही जो मुर्रा बफेलो है उसका भी आप देखोगे ये भाग जो होता है वो ढालनुमा होता है, जबकि आप एचएफ देखोगे एचएफ के अंदर इस प्रकार से होती है एचएफ गाय, मतलब ये जो पूंछ वाला भाग, ये पीछे वाला भाग ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ है, इस प्रकार से होता है, ये आप देखेंगे इस प्रकार से होती है एचएफ गायों का देखोगे तो आप, ठीक है, इस प्रकार से होती है। ये भाग जो है वो पीछे वाला उठा हुआ उनका होता है, जबकि कुछ
जो देसी गाय हैं या भैंस वगैरह है उनका जो पीछे वाला भाग होता है वो ढालनुमा होता है। इसीलिए आप देखते हो भैंसों के अंदर प्रोलेप्स की समस्या क्या होती है, बहुत ही आम होती है, ठीक है ना। लगभग 50-60% भैंसों के अंतर्गत ये आपको मिलेगी, जबकि एचएफ गायों में ये समस्या जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। दूसरा, जो जेनेटल ऑर्गन जिनके बड़े होते हैं, जैसे वल्वा वाला भाग जो है वो बड़ा होगा, उनमें ये संभावनाएं ज़्यादा इनके अंतर्गत देखी जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब गर्भावस्था के अंतिम समय के दौरान फीटस जो है उसकी स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। फीटस आकार में बढ़ जाता है, उदर गुहा में फैला रहता है। साथ ही साथ अंतिम समय के दौरान यहाँ पे जो स्थित लिगामेंट है, जो सैक्रोसिएटिक लिगामेंट्स हैं, ये लिगामेंट्स भी क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। और इस पेल्विक भाग की मांसपेशियां भी क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। और ये लिगामेंट जो हैं वो इनको जो इसकी वेजाइना सर्विक्स इनकी स्थिति को एक प्रकार से बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब क्या होता है, जब पशु बैठता है तो बैठने पे क्या होगा, जब पशु बैठेगा तो उदर गुहा में फीटस का दबाव की वजह से इसका दबाव पड़ता है और पीछे की तरफ दबाव पड़ता है। पीछे की तरफ दबाव पड़ता है तो वेजाइना जो है वो थोड़ी बहुत पीछे की तरफ पुश होने लगती है, क्योंकि उस समय जो लिगामेंट्स है वो काफ़ी लूज हैं, ढीले हैं। इस वजह से वेजाइना जो है वो पीछे की तरफ थोड़ी बहुत बाहर निकलने लगती है, ठीक है। और ऐसे पीछे की तरफ से आपको गेंद नुमा संरचना सी आपको दोनों वल्वल लिप्स के बीच में दिखाई देती है, ठीक है। अब पशु बैठता है, उसको मिट्टी वगैरह लगती है, तो उससे क्या होता है, बार बार पशु को थोड़ा सा इरिटेशन सा होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और वो जोर लगाने की कोशिश करता है और ये जो पीछे का भाग है उसको बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास वो करता है, ठीक है। और इस वजह से ये प्रोलेप्स की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। दूसरा, जब ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, उस वजह से भी क्या होता है, सर्विक्स एक प्रकार से थोड़ी सी ओपन होने लगती है और साथ ही साथ ये लिगामेंट्स भी लूज होने लगते हैं, ठीक है। उस वजह से भी क्या होता है कि प्रोलेप्स की स्थिति जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें जो कैल्शियम की कमी होने की वजह से वो शिथिल पड़ जाती हैं, वो संकुचित नहीं रह पाती, शिथिल रहेंगी। शिथिलन की वजह से भी ढीला पड़ जाएगा ये पेल्विक क्षेत्र वाला भाग और यहाँ पे प्रोलेप्स की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये सामान्यतः आप देखते हो कि जो गर्भावस्था के अंतिम माह बोलते हैं, अंतिम दिनों के अंदर फीटस के दबाव के कारण तथा पेल्विक भाग के मांसपेशियों एवं लिगामेंट में शिथिलन के कारण वेजाइना पीछे की ओर बाहर धकेली जाती है। जैसे जोर पड़ेगा, ठीक है, पेट से जोर पड़ेगा तो ये वेजाइना जो है वो पीछे की तरफ जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और एक बार बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, उस पर मिट्टी वगैरह लग जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो इससे इन्फ्लामेशन की क्रिया होती है और पशु जो है वो सूजन आ जाएगी उस भाग के अंदर। इन्फ्लामेशन की वजह से वो बार बार जोर लगाना चाहेगा, उस भाग को बाहर की तरफ पुश करना चाहेगा और प्रोलेप्स की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। ये जो स्थिति है वो उन पशुओं में अधिक मिलती है जो जिन पशुओं में पीछे का भाग जो है वो कैसा होता है, ढालनुमा होता है, ढलाई नुमा, या जिसके अंदर ढलान सी होती है, उनके अंदर ये प्रोलेप्स होने की संभावना क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। जिनके पीछे वाला भाग, जैसे मैंने ये बताया, ये भाग जो है से पीछे ढालनुमा होगा
जैसे कि मुर्रा बफेलो है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो रहती हैं, ये होने की संभावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिन पशुओं में पीछे वाला भाग जैसे ढालनुमा होगा, ऐसे साहिवाल काउस को भी आप देखोगे पीछे वाला भाग जो क्या हो रहता है, थोड़ा सा ढालनुमा रहता है, गिर के अंदर में भी ये ढालनुमा रहती है, तो उनमें प्रोलैप्स होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्या लक्षण प्रदर्शित करते हैं ऐसे पशु? जब ये पशु बैठते हैं, ठीक है, तब इनका जो पीछे वाले जो वल्वर लिप्स है उनके बीच में गेंदनुमा या बड़े गुब्बारे नुमा जो संरचना है, वेजाइना जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, और कई बार क्या है, सर्विक्स तक का भाग जो है वो बाहर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या उपचार करना पड़ता है? तो इसके लिए आपको थेरेप्यूटिक और साथ ही साथ कुछ मैनेजमेंटल उपचार जो है वो इसमें करना पड़ता है। थेरेप्यूटिक उपचार यानी कि जब गर्भावस्था के अंतिम दिनों में है, तो मैंने आपको बताया किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, या तो ईस्ट्रोजन हार्मोन अधिक हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी और ईस्ट्रोजन की अधिकता की वजह से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम रहेगा उसकी अपेक्षाकृत। तो ऐसी स्थिति में पशु जो है उसका जो पेल्विक भाग है उसके अंतर्गत शिथिलन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं। दूसरा, पेल्विक भाग की मांसपेशियों के जो संकुचन है उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उन मांसपेशियों के अंदर संकुचन के लिए जो कैल्शियम की कमी है उसको हम दूर करते हैं। तो इसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के इंजेक्शन जो है वो उसको दिए जाते हैं। दूसरा हम ये प्रयास करेंगे कि उसको कैल्शियम या कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है, ग्लूकोनेट या बोरोग्लूकोनेट के इंजेक्शन जो है वो उसको दिए जाते हैं। आईवी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दिए जा सकते हैं, या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो दिए जा सकते हैं कैल्शियम के। इससे क्या होगा, उन मांसपेशियों के अंदर संकुचन होगा, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है मांसपेशियों के संकुचन के लिए बहुत आवश्यक है। और कई बार क्या होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये संकुचन नहीं हो पाते और इस वजह से शिथिलन रहता है और इसमें प्रोलैप्स की संभावना जो वो बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त और बात करें हम कि और क्या हम इसमें थेरेप्यूटिक जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत दे सकते हैं, तो इसमें जो आपको कुछ जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, नेसेड जो हैं, वो हम इसके अंतर्गत दे सकते हैं, क्योंकि बार बार जो है पशु नीचे बैठेगा, मिट्टी वगैरह लगेगी, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फ्लामेशन की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। तो नेसेड औषधियाँ दी जाती हैं ताकि पशु जो है वो जोर बार बार नहीं लगे। ठीक है, तो ये तो थेरेप्यूटिक हम उसको इलाज जो है वो करते हैं इस प्रोलैप्स का। और कुछ मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस भी हैं। मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस क्या है कि अंतिम माह के दौरान या अंतिम दिनों के दौरान जो पशु है उसके पीछे वाला भाग जो है वो ऊंचा रखा जाए, पीछे वाला भाग जो है वो ऊंचा रखा जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम, जो उसका जहाँ पे बांधा जाता है जो उसका खुट्टा है उसकी तरफ हम क्या कर देते हैं, थोड़ा गड्ढा कर देते हैं, और पीछे वाला, ताकि वो बैठे तब भी क्या रहे, पीछे वाला भाग क्या रहे, ऊंचा रहे। तो उसमें ग्रेविटी की वजह से पीछे वाला भाग ऊंचा रहने की वजह से जो गर्भाशय या गर्भस्थ शिशु है उसका जोर पीछे की तरफ नहीं पड़ेगा और पशु जो है उसका विस्थापन जो है प्रोलैप्स की क्रिया नहीं होगी। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से पशु को बांधना है कि उसके पीछे वाला भाग जो है वो हमेशा ऊंचा रहे। ठीक है, ये हमें कोशिश करनी है कि पीछे का भाग क्या रहे, ऊंचा रहे, पहली बात। दूसरा, उसको ओवर फीडिंग कभी भी नहीं करानी है। पानी वगैरह जो है वो संतुलित मात्रा में, हम बार बार पिला सकते हैं लेकिन एक साथ में उसको अधिक मात्रा में चारा पानी कभी नहीं देना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक साथ अधिक मात्रा में चारा पानी ना दें, क्योंकि गर्भित पशु जो है उस
को अधिक मात्रा में यदि आप चारा पानी देते हो तो पेट के अंदर वैसे ही गर्भ के अंदर जो है शिशु है, और अगर आप उसको और ज़्यादा चारा पानी देते हो तो पेट पे दबाव जो है वो बढ़ेगा, और वो दबाव कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ ही, ठीक है, पेल्विक भाग की तरफ। तो इसलिए कभी भी अधिक मात्रा में, एक साथ में अधिक मात्रा में चारा पानी नहीं दे। अगर उसको जो राशन प्रोवाइड करवाना है उसको डिवाइडेड डोजेज में उसको देना चाहिए, ठीक है। और यदि बार बार आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उस पशु के पीछे की तरफ ट्रस बांध सकते हैं, ट्रस का उपयोग कर सकते हैं। ये ट्रस क्या होता है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं ना इंडी बांधना। तो ये इस प्रकार का एक कपड़े का या रस्सी की सहायता से हम इस प्रकार का एक लूप सा तैयार करते हैं, और ये लूप जो है वो इस भाग के अंदर वेजाइना के वल्वा के यहाँ पे लगाया जाता है, इस भाग के अंदर, और फिर इससे आगे की तरफ यहाँ एक रस्सी बांधकर और 2 रस्सियाँ तो ऊपर से यहाँ क्रॉस कराते हुए यहाँ आगे की तरफ बांध देते हैं, और 2 रस्सियाँ जो है वो यहाँ से लाते हुए नीचे की तरफ यहाँ पे बांध दी जाती है। तो इससे क्या होगा कि जब पशु बैठेगा तो इस ट्रस के ऊपर ही दबाव पड़ेगा, तो पशु का जो पीछे का जो वेजाइना है वो बाहर की तरफ पुश नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हम ट्रस भी इसको बांध सकते हैं। तो ये कुछ मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं जिनकी सहायता से भी हम जो इसका उपचार जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेजाइनल प्रोलैप्स या सर्वाइकल प्रोलैप्स जब गर्भावस्था के अंतिम दिनों में ये होता है तब हमें क्या क्या उपचार करना है। एक तो प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं ताकि ईस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है उसको कम किया जा सके। दूसरा जो है कैल्शियम दिया जा सकता है ताकि वहाँ की मांसपेशियाँ जो है उनके अंदर संकुचन की क्षमता बढ़े और वो इन जो जननांगों को होल्ड करके रख सकें। और तीसरा जो है हम क्या है कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो देते हैं ताकि वेजाइना या वल्वा वाले भाग के अंदर जो है इन्फ्लामेशन जो वो कम हो जाए। और या फिर हम मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जो है अपनाते हैं। मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस में एक ये ध्यान रखना है कि जब भी गर्भित पशु जो जिसमें ये संभावना रहती है कि प्रोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा है तो उसको अंतिम समय में इस प्रकार से रखना है कि पीछे वाला भाग क्या रहे, ऊपर की तरफ रहे, आगे वाला भाग जो है वो नीचे की तरफ रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम खूंटे की साइड की तरफ क्या कर देते हैं, उसके गड्ढा कर देते हैं ताकि पीछे वाला भाग, पीछे वाले पैर थोड़े ऊंचे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में उसको एक ये ध्यान रखना कि एक साथ में अधिक मात्रा में उसको चारा पानी नहीं देना है, अन्यथा पेट पे दबाव पड़ेगा और प्रोलैप्स की शिकायत जो है वो बढ़ेगी। और या फिर हम ट्रस जो है पीछे वाले जो वल्वल लिप्स के जो दोनों ओर से ऐसे एक लूप बनाते हुए ट्रस जो है वो हम यहाँ पे बांध सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोलैप्स है उसका हम इस प्रकार से उपचार जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वेजाइनल प्रोलैप्स या सर्वाइकल प्रोलैप्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्रस का प्रोलैप्स, यूट्रस का विस्थापन। ये सामान्यतः है कब होता है, जब प्रसव हो चुका उसके बाद में होता है। प्रसव के बाद में या तो जैसे कि फीटस बाहर निकल चुका है, प्रसव की द्वितीय अवस्था में जेर बाहर लटकी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, और पशु क्या है जेर के लिए बार बार क्या है जोर लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ की मांसपेशियां शिथिल है और पशु अधिक मात्रा में जोर लगा रहा है तो ऐसी स्थिति में ये यूट्रस जो है वो बिल्कुल उल्टा होके, ठीक है ना, बिल्कुल उल्टा होके ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा होके बाहर की तरफ आ जाता है जिसे यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। या कई बार हम जैसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मैनुअली रिमूवल करते हैं तो पशु उससे भी क्या है बार बार जोर लगाता है। तो प्लेसेंटा रिमूवल के बाद में देखते हैं आपकी पशु के जो यूट्रस है उसका विस्थापन जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थितियां हैं जिनके अंतर्गत यूट्राइन प्रोलैप्स की संभावना जो है वो रहती है। इसके अतिरिक्त जैसे
गर्भित पशु में भी कई बार जो है वो आ सकता है, लेकिन उसमें संभावना जो है वो कम रहती है, क्योंकि वजन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो उदर गुहा की तरफ ही लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो यूट्राइन प्रोलेप्स सामान्यतः क्या है, सामान्यतः पोस्ट पार्चुरियंट स्थिति में अधिक देखने को मिलता है, यानी ब्याने के बाद। और इसमें क्या होता है, यूट्रस जो है वो उल्टा होकर बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, पशु गया, ठीक है, और उसके जो बाहर फिटस बाहर आया, फिर पशु क्या है, जेर के लिए बार बार जोर लगाता है, बैठा रहता है, तो ऐसी स्थिति में पीछे वाला जो पेल्विक क्षेत्र है वैसे ही क्या होता है, शिथिल अवस्था में, तो वो बिल्कुल उल्टा होकर क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है, कैसे इसका उपचार जो है वो किया जाता है। तो देखिए, ये अवस्था हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कई बार आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो जेर है वो भी क्या रहती है, चिपकी हुई रहेगी, इसके ऊपर क्या रहेगी, जेर जो है वो चिपकी हुई रहती है। जब अगर मान लो फीटस निकल के तुरंत बाद अगर ये स्थिति होती है तो जेर चिपकी हुई रहती है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस जेर को रिमूव करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो प्लेसेंटा को, जो कोटिलिडन और कारेंकल को सेपरेट करके और जेर को आपको रिमूव करना होता है। जेर को आप रिमूव कर देते हैं, फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की सहायता से इसको धोया जाता है। ठीक है, और जैसे लाइट पीपी सॉल्यूशन से आप इसको धो सकते हैं, स्प्रिट की सहायता से इसको धोया जा सकता है। ठीक है, और इसको धोने के बाद में इसकी रीपोजिशनिंग की जाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक हाथ से इसको उठा के और दूसरे हाथ से इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इसके साथ में जो है ब्लैडर भी उल्टा होकर बाहर की तरफ आ जाता है, और ब्लैडर की जो मूत्र नलिका है वो मुड़ने की वजह से ब्लैडर खाली नहीं हो पाता, और ये ब्लैडर के अंदर यूरिन जो वो कलेक्ट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और उसकी साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये आपको जो सामान्य साइज की अपेक्षा करता है ऐसे बड़ी हुई साइज में मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा इसको लिफ्ट करके और ब्लैडर को खाली करना होता है। सबसे पहले ब्लैडर को आप खाली करोगे, उसके बाद में ही इसकी रिपोजिशनिंग की जा सकती है। ब्लैडर को खाली करते ही अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा, और फिर हम उसको रिपोजिशन कर देते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ स्थितियों में, मतलब कि जैसे रात के समय पशु जो है उसका प्रोलैप्स हो जाता है, तो उसको जो मांसाहारी पशु हैं उसका पीछे का भाग जो है वो यूट्रस है उसको डैमेज भी कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको यूट्रस का उस भाग को काट कर और हटाना पड़ता है। जितना भाग उसका खाया गया है उस भाग को आपको काट कर और उसकी सूचरिंग करके उस भाग को हमें हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टेरेक्टोमी एक प्रकार से जो है बाहर से इसकी की जाती है और उस भाग को काट कर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति जो है वो सामान्यतः है यूट्राइन प्रोलैप्स के अंतर्गत ये संभावनाएं हो सकती है कि कई बार उसका जो प्रोलैप्स्ड ऑर्गन्स हैं उनको कोई भी मांसाहारी पशु, कुत्ते वगैरह हैं, वो खा जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो उस भाग को काट कर आपको वहाँ पे सूचरिंग करके और हटा देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका जो है उपचार जो है वो करना चाहिए। तो उपचार में हम देखें, सबसे पहले जब जो ऑर्गन्स हैं उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करना है, और उसके बाद में इनकी क्या करनी है, रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग का मतलब क्या है, उनको वापस अपनी पोजीशन में लाना है। यदि जेर इसके साथ में चिपकी हुई है तो पहले जेर को उतार देते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको अच्छे से धोकर साफ करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो धूल मिट्टी वगैरह जमी है उसको पूर्ण साफ करते हैं, और फिर इसको वापस जो है अंदर धकेलते हैं, और अंदर धकेल के इसकी वापस जो है वो रीपोजिशनिंग इसकी कर दी जाती है। ठीक है, अंदर इसकी रीपोजिशनिंग कर दी जाती है। ठीक है, अब रीपोजिशनिंग करते समय पशु बार बार जो है वो जोड़ लगाता है, इसलिए आप जब रीपोजिशनिंग करें तो इसको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। और सामान्यतः कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है।
ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इसको दे देते हैं तो ये पशु क्या है बार बार जोर नहीं लगाएगा। अन्यथा आप देखेंगे कई बार की जब आप रीपोजिशनिंग इसकी करते हैं तो पशु जोर लगा के वापस इन अंगों को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगा देते हैं जिसकी वजह से पशु को पीछे की तरफ दर्द का एहसास नहीं होगा और रीपोजिशनिंग होने के बाद में ये बाद में उसको बाहर की तरफ पुश नहीं करेगा। और इसके बाद में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे ये वल्वल लिप्स हैं, इन वल्वल लिप्स के ऊपर हम इस प्रकार से जो है वो सूचरिंग भी इनकी की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सूचरिंग कर दी, नीचे का भाग जो है यूरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं और ऊपर वाले वल्वल लिप्स को सूचर कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये अगर बाद में जोर भी लगाएगा, जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद में यदि जोर भी लगाता है तो ये वापस पीछे पुश नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हम इसको सूचरिंग भी शू लैश पैटर्न में हम सूचरिंग भी इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यूट्राइन प्रोलैप्स है उसकी वापस जो है रीपोजिशनिंग जो है वो कर दी जाती है और इसको उपचारित करें। इसके बाद में इसको सिस्टेमिकली एंटीबायोटिक्स और नेसेड औषधियाँ जो है वो दी जाती हैं 3 से 5 दिनों तक, ताकि मान लो बाहर ऑर्गन्स आए तो उनमें कोई मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस होने की जो संभावना होती है उनको हमें सही कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप उसको सिस्टेमिकली एंटीबायोटिक तथा उसमें होने वाले जो सूजन है उसको कम करने के लिए नेसेड औषधियाँ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो उसको दी जाती हैं ताकि उनकी सूजन जो है वो कम हो जाए और साथ ही साथ कोई संक्रमण हो उसको एंटीबायोटिक की सहायता से कम किया जा सकता है। ठीक है, और जो इसकी एकोबोलिक औषधियाँ दी जा सकती हैं ताकि इन्वोल्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये इसको साथ ही साथ इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है ताकि अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह वो ज़्यादा ना फैले। ठीक है, तो ये प्रोलैप्स की स्थिति में यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होता है और किस प्रकार से हम उसको उपचारित कर सकते हैं इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, धन्यवाद।